नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको कौटिल्य के मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था संबंधी विचारों को बताया था। आज कौटिल्य संबंधी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कौटिल्य के न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों, दंड व्यवस्था संबंधी विचारों और अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों के बारे में आपको बताऊंगी। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं करता वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं, एक धर्मस्थलीय, दूसरा कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का लगभग पर्यायवाची कहा जा सकता है। धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है और इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद और मारपीट, बलात्कार, डाका और जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालयों को कौटिल्य ने कंटक शोधन का नाम दिया है, अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य के कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना है। राजा से इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधियों पर विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये विवाद रखे गए हैं। प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, जुलाहे, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा के शोषण तथा धन हरण संबंधी विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजापीड़न के कार्य, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजापीड़न के कार्य आदि। कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है और यह व्यवस्था की है कि ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए राजा को गुप्तचरों और पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए और न्यायालयों द्वारा इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन और प्रक्रिया के संबंध में भी बताया है। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का विधिवत विवेचन किया और उसके द्वारा वर्णित न्यायिक संगठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक हैं। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के समूह के लिए द्रोणमुख, 800 ग्रामों के मध्य स्थानीय एवं समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ग्रामों के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया है, जिनमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का निर्णय करते हैं। उसके अनुसार विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने जाने चाहिए और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए। राजा कौटिल्य के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च अधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार एक न्यायाधीश द्वारा मनमानी की जा सकती है। उनके विचार में उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थ तथा 3 आमत्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय दें। न्यायिक प्रक्रिया में उनके द्वारा वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया है। कौटिल्य का मानना है कि वादी और प्रतिवादी के वक्तव्य लिखे जाने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनके अभाव में साक्षी को
प्रामाणिक मानी जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों तथा गुप्तचरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों द्वारा अधिकाधिक निष्पक्षता अपनाए जाने पर बल दिया है और कहा है कि यदि न्यायाधीश द्वारा वादी या प्रतिवादी को सहायता पहुंचाकर न्यायिक कार्यवाही को गलत दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका यह भी विचार है कि न्याय प्रदान करने में अवस्था, लिंग तथा वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायाधीश के आचरण की निगरानी करने पर भी बल दिया है और यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने कानून के संबंध में भी विचार रखे हैं। कानून के संबंध में कौटिल्य ने निश्चित धारणाएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार राज्य के कानून के 4 मूल स्रोत हैं: धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय कानून। कानून के स्रोत की सापेक्षिक प्रधानता के विषय में वो कहते हैं कि यदि धर्म कानून तथा व्यवहारिक कानून या प्रथा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवाद का निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य राजा के आदेशों को भी कानून का महत्वपूर्ण स्रोत स्वीकार करते हैं। वो राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन का अधिकार देते हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा को विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का सुझाव भी देते हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने दंड व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दंड के संबंध में इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड न तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही कम। राजा को सोच समझकर उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। दंड के संबंध में कौटिल्य समानता के सिद्धांत को नहीं मानते। इस संबंध में उनके द्वारा महिलाओं और बालकों की निर्बल स्थिति का ध्यान रखते हुए उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेद किया गया है। कौटिल्य का कहना है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए तथा दंड वर्ण, लिंग तथा अवस्था और अपराध की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान करके ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड तथा कारागार दंड। शारीरिक दंड के अंतर्गत कोड़े मारना, अंक छेदन, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्णों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना तथा भीषण अपराधियों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था की गई है। आर्थिक दंड को मुख्यतः कौटिल्य ने 3 श्रेणियों में रखा है: प्रथम, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड की सीमा 48 से 96 पर्ण, मध्यम की 200 से 500 पर्ण तथा उत्तम की 500 से 1000 पर्ण तक बताई गई है। इसके अतिरिक्त विविध छोटे छोटे अपराधियों के लिए अलग अलग राशि के अर्थदंडों का विधान यत्र तत्र किया गया है। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा कठोर दंडों की व्यवस्था की गई है। विशेषतः शारीरिक दंड के रूप में अंक छेदन, कोड़े लगाना, उल्टा लटकाना आदि दंड के अमानुषिक प्रकृति के दंड प्रतीत होते हैं, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत में दंड की ये विधियाँ प्रचलित थीं और प्राचीन भारत के अन्य आचार्यों ने भी कठोर दंडों की ही समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अर्थ व्यवस्था के संबंध में भी बताया है। एक यथार्थवादी और राजशास्त्री होने के नाते कौटिल्य ने राजनीतिक विचारधारा में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनका विचार है कि जब तक राज्य पर्याप्त समृद्धशाली नहीं होता तब तक उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने कोष को राज्य का एक प्रमुख तत्व माना है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि कोष वृद्धि के साधनों को अपनाते हुए राजा मनमाने ढंग से जनता का शोषण न करे। डॉक्टर श्यामलाल पांडे ने कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थनीति के 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला,
राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योगों पर शासन का प्रत्यक्ष स्वामित्व हो। दूसरा, अन्य उद्योगों पर जनता के निजी स्वामित्व को बनाए रखा जाए। और तीसरा, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए राज्य में अर्थ के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग पर राज्य का नियंत्रण हो। कौटिल्य ने कर व्यवस्था पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य के अनुसार आय प्राप्ति का एक प्रमुख साधन कर है और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक फले फूलें। कर व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने ये कहा है कि कर लगाने में संबंधित पक्ष की आय तथा कर देने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। उद्योग के शैशव काल में ही उस पर अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विकसित नहीं हो सकेगा। राज्य की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन या आयात पर बहुत ही कम लेकिन आवश्यक तथा सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिक कर लगाए जाने चाहिए। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन तथा आयात कर नहीं लगाया जाना चाहिए। कौटिल्य ने खर्च की प्रमुख मदों का भी उल्लेख किया है। ये हैं राज्य की कर्मचारियों की विशाल संख्या को दिया जाने वाला वेतन, राजा के द्वारा दैव तथा पितृ पूजन, दान, शाही महल का व्यय, दूत, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पन्यगृह, चतुरंगिणी सेना का व्यय, जीव जंतुओं के संग्रह में व्यय, उद्यान, तालाब, मार्ग आदि के निर्माण का व्यय, जन कल्याण के लिए किया जाने वाला विविध कार्यों का व्यय इत्यादि। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली नियमित ढंग से और राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया है। कौटिल्य ने वित्तीय लेखे की व्यवस्था का भी विवेचन किया है और इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित वित्तीय व्यवस्था भी उतनी ही व्यापक और यथार्थवादी है जितनी कि प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना। तो ये था बच्चों आज का व्याख्यान। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम कौटिल्य की अंतर्राज्यीय नीति और उसके योगदान पर विचार करेंगे। धन्यवाद।